पिछले कुछ वीडियो में हमने पादपों में पोषण के बारे में पढ़ा था कि पादप भोजन किस प्रकार करते हैं। अब आज हम पाठ 2 प्राणियों में पोषण का अध्ययन करेंगे। तो पिछले पाठ में हमने अध्ययन किया था कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु पेड़ पौधों के अलावा अन्य जो प्राणी हैं वो इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अतः जो प्राणी हैं वो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। जैसे छोटे जीव जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं और उन जंतुओं को दूसरे जंतु अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ जंतु इस प्रकार से होते हैं कि वो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने, उनके शरीर को स्वस्थ रखने एवं उनके शरीर को गतिशील बनाने रखने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषक में अर्थात प्राणियों में जो पोषण है उसे किसे कहते हैं, अर्थात पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक बात। दूसरी, आहार के अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को ग्रहण करने की विधि या भोजन को ग्रहण करने का तरीका, और शरीर में इसके उपयोग की विधि। जब भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं, अंदर शरीर के अंदर ले लेते हैं, तो उसके बाद उसका उपयोग किस प्रकार की विधि से किया जाता है या कैसे किया जाता है, ये सब कुछ इस पोषण में सम्मिलित होता है। कक्षा 6 में हमने पढ़ा था कि खाद्य अर्थात भोजन के अनेक घटक हैं, और ये पिछले पाठ में भी हमने बताया कि भोजन के विभिन्न घटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल एवं रेशे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक है, ये भोजन का एक घटक है। संघटक यानी उसका भाग, एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु क्या करते हैं कि इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना बहुत जरूरी है, और इसी प्रक्रिया को पाचन की प्रक्रिया कहते हैं, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करना। या टूटना या विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। देखिए कि भोजन, खाद्य का मतलब है भोजन, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेने की प्रक्रिया या ग्रहण करने की क्रिया जो भी होती है, वो विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें सब में अलग अलग होती है। जैसे हम देख सकते हैं मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसे हम हमिंग बर्ड भी कह देते हैं, ये पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु, जो बिल्कुल नवजात शिशु होता है, बच्चा होता है, वो माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प की जो वंश के प्राणी हैं वो अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। अब हो सकता है अजगर नाम सुना हो, आप नहीं जानते हो, लेकिन आपके घरों में, सबके घरों में छिपकली पाई जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने शिकार को सीधा निगलते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। अब ये नीचे कुछ प्रकार के जंतु हैं, और उनके भोजन की विधि जो है वो अलग अलग प्रकार की है। जैसे अभी बताया था हमिंग बर्ड या मरमर पक्षी,
ये अपने भोजन को चूसते हैं चूषण की क्रियाविधि द्वारा। चींटी जैसे काटती है, चील जैसे भेदन करना, तो इस प्रकार से जूं चूषण करती है, मच्छर काटता है, तितली चूषण करते हैं। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के पक्षियों की भिन्न भिन्न विधियां हैं। अब देखिए स्टारफिश, ये इंग्लिश में इसका नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं तारा मछली। ये एक अद्भुत प्राणी है। तारा मछली जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का भोजन करती है। इस प्रकार के जंतुओं को भोजन बनाती है जिनके बाहर, शरीर के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर आवरण पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का यानी सूत्र होता है CaCO3। अब ये किस प्रकार से करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जिस जंतु का शिकार करना होता है उस जंतु के कोमल भागों को खा जाते हैं और इस प्रकार आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा भोजन का धीरे धीरे पाचन होता है। अब आता है मानव में पाचन। देखिए, हम सुबह से लेकर शाम तक दिन भर की दिनचर्या में जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसका पाचन होना बहुत ही आवश्यक है। तो मनुष्य में पाचन किस प्रकार से होता है? हम भोजन, आप जानते हैं कि सभी को मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर से इसका उपयोग करते हैं। और जिस भोजन का बिना पचा हुआ भाग जो होता है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। हमने कभी ये जानने का प्रयास भी किया होगा कि शरीर के अंदर जो हमने भोजन ग्रहण किया है, आखिर उस भोजन का होता क्या है? तो जैसे ही हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो ये एक सतत नली से गुजरता है जो कि मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसे हम आहार नली या भोजन नली या पाचन नली अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अब इस नली को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। जो आहार नली है उसको हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहला है मुख गुहिका, मुख गुहिका। उसके बाद दूसरा भाग आता है ग्रास नली, या इसे कहते हैं ग्रसिका भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आमाशय। चौथे नंबर पे आता है क्षुद्रांत्र अर्थात छोटी आंत। पांचवे पे वृद्धांत्र अर्थात बड़ी आंत। ये बड़ी आंत जो होती है ये मलाशय से जुड़ी होती है। तथा छठा भाग आता है मलद्वार अथवा गुदा, जहाँ से मल को बाहर निष्कासित किया जाता है। देखिए, ये जो मार्ग होता है ये बहुत लंबा नहीं है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल अर्थात पाचन नली या भोजन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे हमने बताया मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार, मलाशय, मलद्वार अथवा गुदा। तो उसके विभिन्न अर्थात भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, ये आमाशय के बारे में बता देता हूँ। एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ भोजन का पाचन होता है। ये इसकी आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियाँ, आहार नाल से, छोटी आंत से और आमाशय में, इनमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। और ये ग्रंथियाँ जैसे कि लाला ग्रंथि है, यकृत एक ग्रंथि है, अग्नाशय है, ये विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित करते हैं जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को
उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये चित्र दिया गया है नीचे। इसमें देखिए, जहाँ से हमारा शुरू होता है मुख गुहिका, मुख गुहिका में जैसे ही हम मुख से भोजन चबाते हैं तो हम देखते हैं कि भोजन कभी भी अपने मुख से बाहर नहीं गिरता। क्यों? इसका कारण है क्योंकि हमारे मुख में एक लाला ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी सहायता से एक लार यानी पाचक रस, जिसे हम लार बोलते हैं, वो स्रावित होती है और वो लार उस भोजन के साथ मिलकर भोजन को लसलसाई चिकना बना देती है, जिसके कारण वो नीचे नहीं गिर पाता है। तो यहीं से हमारे मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फिर हम अपने दांतों से उस भोजन को छोटे छोटे यानी जटिल से सरल पदार्थों में परिवर्तित करना या विखंडित करना, तो उनको बदल लेते हैं। उसके बाद भोजन ग्रसिका या ग्रास नली में जाता है और वहाँ से फिर भोजन आमाशय में जाता है। तो आमाशय में आमाशयी अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन का पाचन करता है। यकृत ग्रंथि से स्रावित होने वाले पाचक रस, पित्त ग्रंथि से स्रावित होने वाले पाचक रस, अग्नाशय से, ये सभी भोजन का पाचन करने में सहायता कर देते हैं। उसके बाद भोजन जाता है छोटी आंत में, क्षुद्रांत्र जिसे हम बोलते हैं। अब ये क्षुद्रांत्र में भोजन के अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। अपचित भोजन जो होता है वो वृद्धांत्र में जाता है और वृद्धांत्र का कार्य है कि अपचित भोजन में से पानी का अवशोषण करना। उसके बाद जो अपचित भोजन है वृद्धांत्र मलाशय में भेज दिया जाता है, वहाँ चला जाता है और वहाँ से गुदा द्वारा हम शरीर से बाहर उसको निकाल देते हैं। अब हम आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। सबसे पहला है मुख एवं मुख गुहिका। वैसे तो मैंने बताया कि आप सभी को पता है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा ही होता है। जब भी हम भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया जो होती है उसको मुख द्वारा करते हैं। आहार को अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब देखिए, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको हम पीस डालते हैं। बहुत बारीक और निश्चित रूप से भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर ही करना भी चाहिए, ताकि हमारे बाकी जो पाचन नली के भाग हैं उनको ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, ताकि हम भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा के प्रत्येक दांत जो होता है हमारे मुख में वो मसूड़ों के बीच अलग अलग ग्रथिका या कोष्ठक सॉकेट जो होते हैं उनमें दशा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी अलग अलग होती है। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, उनका अलग अलग उनका आकृति होती है तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा अपने दर्पण के सामने मुंह को खोल के देखिए और अपनी अंगुली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आप मुख में कितने प्रकार के दांत महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दांतों की बात आती है, मैं बताता हूँ कि दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। दांत मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले है कृंतक या कर्तन एवं दंशन वाले दांत। नाम से पता चल रहा है इनका काम क्या होता है? काटना। अब ये इनकी संख्या क्या होती है? 4 निचले जबड़े में होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में होते हैं। कुल मिलाकर 8 दांत होते हैं। उसके बाद आता है रदनक, जिनका काम है चीरने एवं फाड़ने वाले दांत। अब 2 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 2 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। उसके बाद आते हैं चर्वणक, अग्र चर्वणक और चर्वणक।
अग्र चर्वणक 4 निचले जबड़े में और 4 ऊपरी जबड़े में, कुल 8 दांत होते हैं। फिर आते हैं चर्वणक, जो कि 6 नीचे वाले जबड़े में होते हैं और 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। तो हमने बताया दांत कुल कितने प्रकार के होते हैं हमारे मुख में, 4 प्रकार के होते हैं। अब ये दांत वैसे भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थायी दांत होते हैं और दूसरे होते हैं दूध के दांत। दूध के दांत कुछ समय बाद अपने आप कर गिर जाते हैं और उसके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं, और वो स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटते हैं। हम देखते हैं कि उसको काटने और दंशन के लिए कितने दांतों का उपयोग करते हैं। आगे के 4, नीचे के और 4 ऊपर वाले। कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। इस प्रकार से हम दांतों को पहचानते हैं। जो चबाने और पीसने के काम आते हैं उन्हें अग्र चर्वणक और चर्वणक कहते हैं। हमारे मुख में जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस अर्थात लार स्रावित करती है, जो कि हमारे भोजन के पाचन में सहायता करती है। हमारे दांतों का प्रथम जो सेट होता है वो शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की उम्र तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। जो दूध के दांत हम बताते हैं, इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकल आते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्राय गिरने लगते हैं।